कभी भाजपा के साथ न वो रहे, न उनकी मानसिकता थी। वे घोर विरोधी थे आरएसएस और भाजपा के। सत्येंद्र पाठक जी मेरे मंत्री थे, मेरे मित्र थे। मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था तो कोशिश की थी कि सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में अच्छा रिश्ता रहे। ठीक है, प्रयास किया मैंने, नहीं हो पाया। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करें, सोनिया जी से बात करें, राहुल जी से बात करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो कुछ बोलते हैं तो खबरों में रहते हैं और चुप रहते हैं तो भी उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। धन्यवाद। चूंकि आज की बात की शुरुआत एक मैं रेलेवेंट इशू से करना चाहूँगा। 17 तारीख को श्रीनिवास तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और प्रतिमा स्थापना को लेके एक बिंद में विवाद शुरू हुआ और जैसा कि अभी आपने ही मुझे ये जानकारी दी कि अब विवाद सुलझ गया है, तो इस विवाद को आप किस रूप में देखते हैं? आखिर उनकी प्रतिमा को क्यों नहीं स्थापित दिया जा रहा था, जाप्ता लगा दिया गया? इतना मैं जानता हूँ, श्रीनिवास तिवारी जी विंध्य के एक ऐसे नेता थे जिन्हों को 1952 से लेकर उनकी मृत्यु तक, उनके दुखद निधन तक वे एक सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, विशेषकर रीवा के। और वे विंध्य नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में उनके प्रशंसक थे, उनके कार्यकर्ता थे और हमेशा से उन्होंने अपने जीवन में गरीब की लड़ाई लड़ी, मजदूर की लड़ाई लड़ी। सोशलिस्ट पार्टी से वे सन 52 में मिले बन गए थे और मंत्री रहे, स्पीकर रहे, उनके पुत्र एमपी रहे सुंदर भैया, और अब उनका पोता जो है वो बीजेपी में विधायक बन गया है। तो श्रीनिवास तिवारी जी के शताब्दी वर्ष में अगर नगर निगम मूर्ति लगाना चाहता है तो किसी को उसमें परेशानी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रस्ताव पास किया नगर निगम ने सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी के लोग भी थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन को, शासन को इस मामले में सद्बुद्धि आई और उन्होंने इजाज़त दे दी। 19 तारीख को सिद्धार्थ तिवारी का आपने नाम लिया, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, सुनने में आ रहा मुख्यमंत्री भी वहाँ पे जा रहे हैं। तो आखिर जो श्रीनिवास तिवारी हैं वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में बट गए हैं, आपको क्या लगता है वो भाजपा के हैं कांग्रेस के? कभी भाजपा के साथ न वो रहे, न उनकी मानसिकता थी। वे घोर विरोधी थे आरएसएस और भाजपा के। अच्छा, एक आज आपने लाडली बहना को लेके एक प्रश्न खड़ा किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बार बार ये कहते हैं कि हम पैसे देते हैं लाडली बहनाओं को तो कांग्रेसी नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगती है। बिल्कुल नहीं, ये योजना तो कमलनाथ जी ने पहले घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे, तो भाजपा ने तो उसे चुराया है। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया और हम तो आज ये भी मांग करते हैं कि उसमें केवल लाडली बहना को नहीं, लेकिन अभी जो विधवा पेंशन है वो केवल 600 रुपया है, उन्हें अब बराबर क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसी के साथ साथ जो वृद्धावस्था पेंशन है वो अभी भी 600 रुपये है, उनको लाडली बहना के बराबर क्यों नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? इसी प्रकार शहरिया आदिवासी महिलाओं को कुपोषण से बचने के लिए केंद्र सरकार से 1000 रुपये दिए जाते हैं, उनको ये लाडली बहना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? उनको ही मिलना चाहिए। अनेक स्थानों से हमें शिकायत ये आ रही है कि जिन लोगों को
लाडली बहना मिल रही है, कई ऐसे परिवार हैं जहां पूरे हर महिला को मिल रहा है, और कई ऐसे परिवार हैं जो पात्रता रखते हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। इसकी भी जांच होना चाहिए। तो क्या बिहार में जैसे SIR करवाया गया वैसे ही अब लाडली बहनाओं में मध्य प्रदेश में होना चाहिए? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कारण ये पहली बात तो इसमें SIR की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने क्या मांग की है, विधवा पेंशन आप बढ़ाइए, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाइए, और शहरिया और जो हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अति पिछड़ी अनुसूचित जनजाति हैं, जिन्हें केंद्र सरकार से 1000 रुपये माहवार की ग्रांट मिलती है, उसको भी दीजिए आप। 1000 उनको केंद्र सरकार देती है, आप लाडली बहना की राशि उनको भी दीजिए, क्यों नहीं देते हैं, उनको दे दीजिए। OBC आरक्षण के मुद्दे पे लगातार गहमा-गहमी बनी हुई है। अभी हाल ही में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन बाद में फिर जीतू पटवारी ने यह आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में जो एजेंडा तय हुआ था उससे अब सरकार मुकर रही है। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि मीटिंग में क्या तय हुआ। सीधी सी एक बात है, कांग्रेस पार्टी ने सदैव OBC आरक्षण का समर्थन किया है। मंडल कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? RSS ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इसको क्यों आप भूल जाते हो? तीसरी बात यह है कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो हमने 2002 में ही इसका 27%, हमने 14% तो कर दिया था 94 में। कारण ये था कि उस समय वो 50% कैपिंग का वो था, जिसकी वजह से हम पूरे 27% नहीं दे पाए। हालांकि हम लोगों ने पंचायत चुनाव में और शहरी नगर निकायों में 27% आरक्षण दिया, जो बराबर चलता भी रहा। लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश में हम 14% ही दे पाए, और इसी प्रकार से शासकीय नौकरी में 14% दे पाए। 27% का हमने इस प्रस्ताव बना के, यहाँ के कानून बना के केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उस समय भाजपा की सरकार थी केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। वहाँ से हमें हमारा जो हमने भेजा था कि आप इसको 9 शेड्यूल में ले लीजिए और इसका 50% कैपिंग हटा दीजिए, तो वो तत्कालीन भाजपा सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इस बार भी कमलनाथ जी ने सरकार हमारी आते ही 27% का नियम बना के आदेश निकाल दिए, जिसका कोई स्थगन का आदेश नहीं हुआ, किसी अदालत ने स्थगन नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने चोरी से अपनी सरकार बनाई, तो उन्होंने एक तरफ कहते हमको देना है, और उन्हीं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले के खिलाफ, राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ उन्होंने PI लगा दी थी, जबकि कोई स्टे नहीं था। लेकिन ज़बरदस्ती कहते थे अभी अब मामला कोर्ट में, कोई मामला कोर्ट में नहीं था, कोई स्टे नहीं था। तो नीयत उनकी नेक नहीं है इस मामले में। एक भाजपा के पूर्व मंत्री हैं और विधायक हैं संजय पाठक, इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, और हाई कोर्ट के जज से जुड़ा एक मामला बेहद सुर्खियों में आया जब उन्होंने जज को फ़ोन करने की कोशिश की। आप इससे जुड़े एक प्रकरण को लेकर डिंडोरी भी गए थे, आदिवासियों की ज़मीन से जुड़ा हुआ माजरा था। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये बात ये है, संजय पाठक हम लोगों के परिवार का बच्चा है, और हम लोगों ने ही इसको, सत्येंद्र पाठक जी मेरे मंत्री थे, मेरे मित्र थे। मैं जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना था तो मेरे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जबलपुर के अध्यक्ष रहे। बहुत ही नेक इंसान थे और हमारा पारिवारिक रिश्ता था उस परिवार से। तो हमने इसको आगे बढ़ाया, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, उनकी पत्नी हमारी महापौर भी बनी, और उसके बाद फिर ये विधायक भी कांग्रेस का बना। लेकिन ये इस पर दबाव पड़ा होगा भाजपा का, तो छोड़कर हमको चला गया ये। उसके बाद तो ये ऐसी गलत संगत में पड़ गया
कि आप मत समझिए, बस इस बात को समझ जाइए कि ये पूरे तरीके से कोई सा अवगुण नहीं है जो इसमें अभी ना प्रवेश कर गया हो। मुझे दुख होता है कई बार कि अच्छा खासा परिवार का बेटा होकर ये इस कदर इसकी हरकतों में क्यों आ गया ये। अभी हाल ही में आपकी और कमलनाथ जी की मुलाकात हुई, उससे पहले कुछ हुआ, फिर अभी आप उनसे मिलने गए? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? सरकार गिराने में की बात यह है, ये सारी बातें चीज़ें तो चलती रहती है। हमारे कम से कम लगभग 40 साल से पुराना हमारा रिश्ता है और उनकी बड़ा उनका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा और मेरे मुख्यमंत्री बनने में उनका पूरा सहयोग मुझे मिला, पूरा समर्थन मिला। तो इसलिए हमारे बीच में कोई कभी मनमुटाव नहीं रहा है। लेकिन आपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो इल्ज़ाम मेरे सिर आए जो मैंने काम किया ही नहीं। वो कौन से इल्ज़ाम है? बात वही है कि मैंने हमेशा से कोशिश की थी कि सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बीच में अच्छा रिश्ता रहे। ठीक है, प्रयास किया मैंने, नहीं हो पाया। सिंधिया जी को लेके इन दिनों आपके दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। हमेशा से रहा है। लेकिन कभी आप उन्हें गद्दार भी कहा करते थे, लेकिन अब आप उन्हें बेटा बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने उन सभी को गद्दार कहा है जिन्होंने भाजपा जाकर कांग्रेस का जो के साथ जो अविश्वास किया। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को क्या नहीं दिया। उनमें से कई मिनिस्टर थे, कोई सिंधिया जी तो केंद्र में मंत्री भी थे, महामंत्री भी थे कांग्रेस पार्टी के, और हमारे जो मध्य प्रदेश के पहले 3 नेताओं के बीच में उनका नाम हमेशा से रहा है। और हम तो उनको हमेशा कहते थे कि कमलनाथ जी के बाद आपका ही नंबर है, आप मुख्यमंत्री के हमारे दावेदार होंगे। लेकिन ठीक है, वो चले गए हमारे से। तो क्या आप मुख्यमंत्री बनने की शर्त में यदि वो वापस आने के लिए कहें तो आप उनका स्वागत करेंगे? ऐसा ये मेरा निर्णय नहीं हो सकता। अगर उनको मुख्य भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करें, सोनिया जी से बात करें, राहुल जी से बात करें, निर्णय करें। खाद्य संकट एक प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। अभी बिंद में शिवराज सिंह चौहान का दौरा हुआ था, तब कई जगह उनका विरोध भी हुआ। आपके पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने शिवराज सिंह का काफिला रोका। इस संकट को कैसे देखते हैं? ये सेल्फ क्रिएटेड है। सरकार चाहे तो ये खाद्य वितरण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। खाद की कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। जब पूरे प्रदेश में पूरे प्राथमिक सहकारी समितियों का संगठन है और हर तहसील में 4-4, 8-8 सहकारी समितियां हैं, 10-10 सहकारी समितियां हैं, वहाँ गोदाम है, सारी व्यवस्था है, वहाँ रखे, वहाँ से बंटवारा किया करे। वहाँ से बंटवारा क्यों नहीं करते हैं? ये सारा का सारा है, ये काला बाजारी से पैसा कमाने का उनका धंधा चला हुआ है और इसमें पूरी सरकार इसमें लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आती है तो वो हर चीज़ में कमाई का साधन ढूंढती है, रास्ता ढूंढती है, और ये व्यावसायिक मानसिकता के लोग हैं। तो क्या भाजपा के विधायक सांसद भी लिप्त हैं इसमें? पूरी तरीके से। नहीं तो क्या है, पता लगा लीजिए, जितने भी आउटलेट्स हैं उनसे जितनी भी खाद्य वितरण होता है प्राइवेट, उसके अंदर सबका हिस्सा लगता है। उसके अंदर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सोच समझ के लगा रहा हूँ। अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेपाल में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, इस पूरे घटनाक्रम में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बात यह है कि आज जो जेन ज़ी जनरेशन है, 1997 के बाद के पैदा हुए नौजवान और 2004 के पहले के, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, रील, इंस्टाग्राम से इनका लगाव है, कम्युनिकेशन है। उस पर रोक लगाकर बहुत बड़ी भूल की नेपाल सरकार ने, और शायद चाइना के दबाव में टिकटॉक को उन्होंने प्रमोट किया। हाँ, सिर्फ उसी ऐप को छोड़ा, बाकी सबको बैन किया। जिसके अंदर आप देखेंगे कि उस पीरियड में 8000% का ग्रोथ हुआ था टिकटॉक का। तो उसका रिएक्शन है। लेकिन भाजपा के एक विधायक हैं जिन्होंने कहा नेपाल जैसी स्थिति भारत में भी बन सकती है, गृह युद्ध हो सकता है।
आपका क्या मानना है? साकी जी से पूछिए, हमारे गुना की विधायक है। एक बार आपने कहा था कि सांप्रदायिकता का जहर अभी बोतल में है, यदि बोतल से बाहर आ गया तो उसे काबू करना बड़ा मुश्किल बाहर आ चुका है। ये तो मैंने 2000 मैं समझता हूँ 15 या 16 के होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर मैं शाह जी से कहा था कि आप इससे मत खेलिए, ये बोतल में बंद किया हुआ जिन्न है, निकल गया तो आप बाद में इसको डाल नहीं पाएंगे, और यही हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। तो जिन्न बाहर आ गया है? निश्चित तौर पे आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, मुसलमान अगर किसी हिंदू लड़की से शादी करे तो लव जिहाद है। ये कौन सा कानून है? किस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है? किस कानून के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? किस कानून के अंतर्गत उनके मकान तोड़े जा रहे हैं? क्यों? और यदि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की शादी कर ले तो उसे आप क्या कहेंगे? वो भी लव जिहाद है क्या? अगर ऐसा है तो अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की शादी करता तो लव जिहाद है, और हिंदू लड़का यदि मुसलमान लड़की शादी करता तो लव जिहाद नहीं है, क्या है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? तो ये देश के संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है, और संविधान को ये लोग बर्बाद करने में और ख़त्म करने के राह पर हैं। तो लव जिहाद ये शब्द आखिर फिर आया कहाँ से? भाजपा से, संघ से, उस मानसिकता के लोगों से। तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लव जिहाद जैसा जो शब्द है वो भाजपा और संघ की देन है। कैमरा पर्सन सुभाष ठाकुर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, पत्रिका भोपाल।